अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद अयान वकास साहब। फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हैं और इनका फर्स्ट सेमेस्टर है बैच 2025। और इनको बुलाने का मकसद ये था, इनके साथ इंटरेक्शन हुई और माशाल्लाह इनके 91 मार्क्स हैं एनटीएस नेट में। और आईसीएस वाला नेट है ना? जी जी, नेट आईसीएस। नेट आईसीएस तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं इतने अच्छे नंबर लेने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनटीएस काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं फॉर बैचलर्स एडमिशन ना, एंड फास्ट यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ देम। और सारे कैंपसेस के लिए एनटीएस को एक्सेप्ट करती है फास्ट। लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा सा मेरिट ज़्यादा बना था लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं और स्पेशली 90+ नंबर, तो अयान साहब से बात करने का मकसद ये है कि आपको टिप्स बताएं, इन्होंने तैयारी कैसे की और तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। जी अयान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी सर, बहुत शुक्रिया। कैसे आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा अयान साहब, एक तो बहुत मुबारक हो, आपका फास्ट में एडमिशन हो गया। जी जी बिल्कुल शुक्रिया। और एनटीएस में इतना अच्छा स्कोर आपने लिया, तो ज़बरदस्त, अमेजिंग, माशाल्लाह। तो सबसे पहले ये बताएं कि एनटीएस का माइंड कब से बना आपका? फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था, और क्या एक ही एनटीएस में देने से इतने नंबर आ गए कि क्या स्टोरी है? जी तो इसका कुछ ये सीन है कि सेकंड ईयर में जब मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था, तो फिर उसमें मैंने देखा कि एनटीएस का भी टेस्ट होता है और उसमें लाइक 23 यूनिवर्सिटीज़ तो उनकी वेबसाइट पे मेंशन है। अच्छा। और उसके अलावा भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एनटीएस का टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसका टेस्ट देता हूँ। तो एक टेस्ट मैंने दिया था, वो उसमें मेरी तैयारी थोड़ी कम थी, मतलब वो आई गेस मैंने दिसंबर में दिया था नेक्स्ट एनईटी के बाद। तो उसमें मेरे कोई 73 नंबर आया था बगैर तैयारी के। तो उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि ये टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, ये इजी टेस्ट होता है। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरा दिया था, आई गेस फरवरी का था वो। फरवरी 2025 में ना? जी फरवरी 2025 में, इसी साल। हर महीने हो रहा होता है इनका? हाँ, ये हर महीने होता है। अच्छा। और ये काफी अच्छी चीज है कि इससे आपका काफी सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होने का चांस बन जाता है और इजी भी होता है ये। तो वो मैंने दिया, तो उसमें मेरे एक्सेप्शनली हाई नंबर आ गए, 91 मार्क्स आ गए उसमें मेरे। यानी आपके थर्ड अटेम्प्ट में नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में? सेकंड अटेम्प्ट में, जी जी सेकंड अटेम्प्ट में। अच्छा, तो ये 91 मार्क्स आपके फरवरी में आ गया। तो जब आपके 91 मार्क्स आया तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यार कहीं भी हो सकता है। जी, और साथ फर्स्ट ईयर का कितना स्कोर था आपका परसेंटेज? फर्स्ट ईयर में भी मुझे एक एज था, मेरे परसेंटेज उसमें 92% थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है जी। तो उसका मुझे एज था कि एग्रीगेट मेरा अच्छा बन गया था यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वो तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको हो सकता था, जितनी यूनिवर्सिटी एनईटी एक्सेप्ट कर रही थी मेरे ख्याल में। तो आपने अच्छा जब बगैर तैयारी के दिया, तो जब आपने पहली दफा पेपर देखा तो उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो बता देंगे कि नेट आईसीएस का क्या था? जी, नेट आईसीएस में एक तो ये होता है ना कि 20 उसमें एनालिटिकल, ये तो हर उसमें होता है, 20 एनालिटिकल, 20 क्वांटिटेटिव, एंड आई गेस फिर इंग्लिश 20, एंड फिर 30 उसमें उसके होते हैं सब्जेक्ट पोर्शन के। अच्छा। तो सब्जेक्ट पोर्शन जो है वो तो क्वाइट इजी होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एनटीएस नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो बाकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की भी तैयारी कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब उनकी तैयारी करता है सब्जेक्ट पोर्शन का हो जाता है। अगर उसकी नहीं भी तैयारी कर रहे सेपरेटली, तो बुक को रीड करने से या फिर समरीज वगैरह पढ़ने से या फिर पास पेपर्स को आइडिया हो जाता है कि सब्जेक्ट पोर्शन किस टाइप का आता है। फॉर एग्जांपल आईसीएस में सब्जेक्ट में क्या आता है? 30 मार्क्स का जो आप बता रहे हैं, 30 मार्क्स। जी, उसमें क्या होता है कि फिजिक्स में तो ये होगा बेसिक फार्मूलाज होंगे, फिजिक्स के, ठीक है, बेसिक फार्मूलाज होंगे, उनको अप्लाई करना होगा, या बुक से एज सच स्टेटमेंट्स उन्हें दी हुई होंगी। आसान हो गया, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। और मैथमेटिक्स का भी यही है, कैलकुलस के बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डेरिवेटिव्स, ऐसे आएगा, बुक से बिल्कुल लाइन उठा कर दे देंगे। अच्छा, यानी जी थ्योरेटिकल भी होगा, आपको सॉल्व भी करना होगा? थ्योरेटिकल होगा, सॉल्व दोनों होंगे। अच्छा। ये एफएससी वाले जो होंगे थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस टाइप के आ सकते हैं, बेसिक से आते हैं। सही, ठीक है। और कंप्यूटर का जो होता है वो तो बिल्कुल होता ही लाइंस है ना, बुक की लाइंस होंगी और वो करना होगा। वो लाइंस मैट्रिक वाली कंप्यूटर की किताब होगी कि फर्स्ट? वो फर्स्ट या सेकंड होती है। अच्छा, ठीक है। उसमें भी कंप्यूटर वाला जो पोर्शन होता है उसमें डिवीजन होती है कि आधा डेटाबेस से आएगा, आधा प्रोग्रामिंग से आएगा। अच्छा अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग तो मतलब फेयरली इजी होती है, तो डेटाबेस वाला है उस पर थोड़ा मतलब उसको देखना है, बाकी उसका गुजर जाता है। अच्छा, सब्जेक्ट पोर्शन तो हो जाता है। सही है। तो डेटाबेस फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में है? डेटाबेस सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर के अंदर है। तो इसका मतलब है कि जो मैथमेटिक्स का आपने बताया, तो अगर ज्यादा 30 मंथ्स में किसका पोर्शन इक्वली होता है तीनों का कि नहीं? मैथ का ज्यादा होता है? 10 अच्छा, 10 30 वो नजर आ रहा होता है 10 के ब्रेक डाउन तो नजर आता है। वो मतलब ऐसा होता है ना, पहले इंग्लिश होगी, वो बुकलेट आपको मिलती है ना? हाँ, बुकलेट मिलती है, ठीक है। उसके अलग अलग कलर होते हैं। पहले इंग्लिश होगी, फिर उसके बाद एनालिटिकल होगी, एनालिटिकल या फिर क्वांटिटेटिव, इन दोनों में से कोई पहले एक दूसरे से, फिर एंड में जाकर सब्जेक्ट होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो
अब बाकी जो होते हैं क्वांटिटेटिव की तरफ आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव भी बेसिक मैथ होता है, उसकी मेरे ख्याल से बच्चे वैसे अगर उनको एडवांस मैथ आ गई तो बेसिक मैथ तो वो आ ही जाएगी, लेकिन थोड़ी डिफरेंट होती है। एवरेज रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज के उसका मैं बता देता हूँ कि उसकी तैयारी किस तरह से करनी है। उसकी तैयारी इस तरह से करनी है कि YouTube पे तो वैसे बहुत सी वीडियो, अगर आप बेसिक मैथ लिखने आ जाएंगे, एक मैथफ्लिक्स बाय हाशिम जी है, ठीक है, उनकी वीडियोस काफी अच्छी हैं, उन्होंने मतलब फुली प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेसिक मैथ की। फास्ट का बेसिक मैथ और एनटीएस का बेसिक मैथ सेम होता है, बेसिक मैथ हर यूनिवर्सिटी का ही सेम होता है, सही है। तो उनकी प्लेलिस्ट आ जाएगी, उनकी बुक काफी अच्छी है। और एक और है, मतलब आई थिंक एनटीएस टेस्ट मास्टर उनका नाम है, उनकी भी उसकी है प्लेलिस्ट ना क्वांटिटेटिव की, ठीक है। तो वन शॉट भी अगर आप देखेंगे ना, मैंने क्या किया था, मैंने अपने टेस्ट से 2 दिन पहले उनकी ना वन शॉट्स देखी थी वीडियो, और मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था। अच्छा। लेकिन अब ये नहीं है कि बिल्कुल 2 दिन पहले देखने से हो जाएगा, क्योंकि मेरी बारी टेस्ट दूसरा था, आपकी बारी मतलब जो स्टूडेंट्स की बारी टेस्ट डिफरेंट होगा, प्रैक्टिस भी करनी होती है, हाँ, कुछ का मतलब प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ को प्रैक्टिस नहीं करनी होती है, ऐसा भी फैक्टर होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में, मेन वही चीज, उसको क्रैक कैसे करना है? अच्छा, एनालिटिकल वाले में ना आपको एक चीज होती है कि कोडिंग और डिकोडिंग। हाँ, जो क्वेश्चंस वो दे रहे हैं ना, उनको आपको बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स को ना आपको छोटे छोटे फॉर्म में लिखना चाहिए। जिस तरह ये मैथमेटिक्स के ना दूसरे चैप्टर में होगा, लॉजिकल वाले में, वो भी क्या करते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स को ना छोटे छोटे उसमें सिंबल्स एंड और के फॉर्म में या फिर वो पी क्यू की फॉर्म में ना लिख देते थे। तो कंडीशंस ये है, आपको ना उसको मतलब एक बड़े सवाल को ना एक टेबुलर फॉर्म में लिखना आना चाहिए, ये स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। और ये कैसे करना है, इसके भी मतलब डिफरेंट वीडियोस है। एक जो दो मेरे जहन में आते हैं, वो एक तो पास एजुकेशन सिस्टम आता है, और एक आता है मुजाहिद एकेडमी, इस टाइप का। अच्छा, पास एजुकेशन भी अच्छा है, लेकिन जो मेरा पर्सनल जो फेवरेट आता है वो मुजाहिद एकेडमी है। उससे मैंने देखा था, उसकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। वो लाइक जो सर हैं वो फुल बोर्ड पे ना समझाते हैं कि भाई आपने इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट्स को। तो अगर आप उससे करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो एनालिटिकल तो इजीली क्रैक हो जाएगा। और एनालिटिकल सबसे एंड में करना है पेपर में, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। वो इंग्लिश सबसे पहले बंदा कर ले, इंग्लिश सबसे पहले बंदा कर ले, फिर सब्जेक्ट कर ले। अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग में क्योंकि ज़ाहिर है उसमें हर पैराग्राफ गिवन होता है, एक सिनेरियो होता है, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन होते हैं, जी। तो वो कनेक्टेड भी होते हैं, वो पूरी स्टेटमेंट को असल में वो फिल्टर कर रहे थे कि आप समझ आई है कि नहीं आई, कि भाई अगर ये इधर चला जाए फिर क्या होगा, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मेरे ख्याल में एनटीएस की अपनी कुछ बुक्स वगैरह या डाउनलोड कर ले वेबसाइट से या कहीं से डिफरेंट जगह से। तो इस तरह गैट भी होता है, वैसे एनटीएस गैट, उसमें भी एनालिटिकल का पूरा पोर्शन होता है, जिसको प्लेंटी ऑफ टाइम है ना, वो वहां से भी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस मतलब ये नहीं कि सारी किताब आपने छाननी है, प्रैक्टिस मतलब है कि आपने कंसेप्ट ले लिया कोई वीडियो देखकर, फिर आप अप्लाई करके देखें कि भाई क्वेश्चन आपका ठीक हो भी। अगर आपने ग्रास्प कर लिया, इसका मतलब है कि आपको समझ आ गया है, लेकिन अगर नहीं कर सकते, इसका मतलब है यू नीड सम मोर प्रैक्टिस और वीडियोस देखिए। इजी से स्टार्ट करें और इंशाल्लाह फिर जब से बढ़ता रहेगा ना, जिस तरह मैंने आपको बताया ना प्लेलिस्ट, आप पहले 6 वीडियोस देखें कंसेक्टिवली, सही है, ठीक है। आप 7वें वीडियो पे क्या करें, क्वेश्चन देखें, पॉज कर दें, खुद सॉल्व करें। हाँ, ये बेस्ट टेक्निक है। आप रजिस्टर पेन लें और उसको खुद सॉल्व करने की, और मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में उसको ना कोशिश करें कि वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी होती है साथ? हाँ, लॉजिकल रीजनिंग वो होता ये है कि एनालिटिकल में ना मतलब हाफ आई गेस 12 और 8 इस तरह का प्रोपोर्शन बनता है, सही है। तो 12 तो उसमें वो होते हैं भाई फुल सिनेरियो देते हैं आपको, उसको बताना है, और 8 होते हैं लॉजिकल। उसमें क्या होता है, वो वही जिस तरह मैंने बात की मैथमेटिक्स के फर्स्ट ईयर के 2nd चैप्टर में, जिस तरह वो होते हैं स्टेटमेंट्स बनाते हैं। हाँ, तो वो ये होता है कि प्रोपोजिशंस बना रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार वो डिपेंडेंट होती है 2-2 लाइन ना, कि भाई अगर ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, तो आप बताएं कि क्या इसकी बाद में क्या वजन है, ऐसे होता है, मतलब इस टाइप का होता है। भाई आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी, पहले 2 ऑप्शंस ठीक है, उसने कोई कंक्लूजन ड्रा किया तो बताना होता है कि पहला ठीक है, पहले 2 ठीक है, पहले 3 ठीक है। ऐसे होता है। तो उसके लिए भी उन YouTube वीडियोस में है, उसके लिए आई गेस सो YouTube वीडियोस नहीं है इतनी। उसके लिए मैं बताता हूँ क्या है, उसके लिए डोगर की बुक आती है, वो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। डोगर की बुक वैसे ना एक फुल गो थ्रू रहते हैं। डोगर की बुक को वैसे अच्छा नहीं माना जाता बाकी टेस्ट के लिए, जिस तरह नस्ट का हो गया और फास्ट का हो गया, उनके लिए उसको सही नहीं माना जाता, लेकिन नेट के लिए कहते हैं कि वो बुक सही है। अच्छा, और वो प्रैक्टिस के लिए उसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, बाकी पास पेपर्स तो वो तो है ही ना उसमें। अच्छा, ये हमने एनालिटिक रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग को कंसीडर कर लिया और देख लिया, और क्वांटिटेटिव को देख लिया, मैथमेटिक्स को भी देख लिया। मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से इक्वल पोर्शन आता है, सेकंड ईयर बताया इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, फर्स्ट ईयर में क्या आपने बताया? जी देखें, इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोई ना स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है ना, वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए डिफाइंड होता है। हाँ, कि भाई हाफ इसमें से आएंगे, हाफ प्रोग्रामिंग में से आएंगे, हाफ डेटाबेस में से आएंगे, सही है। बाकी सच मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ना डिफाइंड नहीं होता कि
फर्स्ट ईयर में से कितने आएंगे, सेकंड ईयर में से सही कितने है। आएंगे, वो जितने भी दे सकता है। मेरी बारी मोस्टली सेकंड ईयर से आए थे। दोनों टेस्ट में जो एनटीएस के आप दोनों थे? सेकंड का मुझे याद है तो मोस्टली उसमें आया था सेकंड ईयर। अच्छा, क्योंकि पहले तो आप ऐसे ही दे दिया हाँ, था। पहला वो मैंने बगैर तैयारी की थी, उसमें मेरे बगैर तैयारी के 79 समथिंग आ गए थे। अच्छा, तो जो इंग्लिश वाला आप सेक्शन बच गया? जी, इंग्लिश वाला सेक्शन बच गया। इंग्लिश की तैयारी ऐसे करनी है, उसमें एक चैनल आता है डियर सर के नाम से, इंग्लिश की तैयारी के लिए, वो ग्रामर वगैरह कराते हैं सर। अच्छा, तो इंग्लिश के लिए, अच्छा मैं कहता हूँ कि इंग्लिश वगैरह के लिए ना इनको इतना टाइम ना दे, आप जो मेन जो है ना एनालिटिकल को देना टाइम। असल में इंग्लिश के लिए आपको जो टाइम बच जाए उसमें आपने क्या करना है ना, वोकेबुलरी तो खैर जितनी मर्जी करें ना वो कम रह जाती है, वो कम ही रह जाती है। तो उसके लिए बस डोगर की बुक से आपको एक आइडिया हो जाएगा वोकेबुलरी किस टाइप की आती है। बाकी ग्रामर वगैरह जो है, अच्छा उसके लिए भी ना कॉम्प्रिहेंशन भी होती है, उसके लिए भी एक उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि भाई इतने नंबर की कॉम्प्रिहेंशन है, एनालॉजीज आ रही होती हैं, और वो एंटोनिम्स आ रहे होते हैं, वो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ। प्रपोजिशन वगैरह भी आती है मेरे ख्याल में। प्रपोजिशन आते हैं, वो सारा ग्रामर में आता है। तो उसके लिए आइडिया लेने के लिए वो डोगर की बुक है, वहां से कर लें। और डोगर की बुक से नहीं समझ आ रहा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों कैसे अप्लाई हो रहा है, तो वो डियर सर पे जाएं या फिर यूट्यूब पे वो और वो कॉन्सेप्ट। हाँ, इसमें जो आसान चीज है वो प्रपोजिशन है। अच्छा, ये पैराग्राफ वाला है ना कम्प्रीहेंशन, ये भी आसान होता है। आज तो थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग है पैराग्राफ पढ़ना। उसमें वैसे आप अयान साहब अगर कुछ बताना चाहें, कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि पैराग्राफ पर भी 3-4 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, जी ना, तो क्योंकि बुकलेट होती है आप इजी देख सकते हैं। कुछ लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो नहीं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? जी मैं बताता हूँ। असल में कॉम्प्रिहेंशन करने का जो बेस्ट तरीका ये होता है, आप क्वेश्चन पहले पढ़ें, अब पैराग्राफ बाद में पढ़ें। अच्छा, ये इसका जो कोर जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही है। और टाइम सेविंग इसका यही है। टाइम सेविंग नहीं बल्कि जो जनरल जो रीडिंग की टेक्निक है ना, आगे जाके यानी अभी भी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश में यही कंप्रीहेंशन में यही होगा कि आप क्वेश्चन जो है वो पहले पढ़े, बाद में पैराग्राफ पढ़े, आपको वो खुद ही आइडिया हो जाएगा भाई क्या है। नहीं तो आपको बार बार पहले पैराग्राफ पढ़ने का फायदा ऐसा नहीं होता, वो ऐसा फायदा नहीं होता। तो फिर आपको बाद में क्वेश्चन 2 के लिए फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन 3 के लिए फिर से पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसे होता है। तो इसमें एक बात बताएं, टोटल जो बनते हैं क्वेश्चन वो 90 हैं, और टाइम 1.5 घंटा होता है, 2 घंटे टाइम होता है? टाइम इसमें 1.5 से 2 घंटा होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 1.5 से 2, 1 घंटा नहीं होता, 1.5 से 2। हाँ, हो सकता है 2 घंटे हो मेरे ख्याल में। 2 घंटे होते हैं या 1.5 घंटा भी होता है, वो 90 मिनट्स बनता है। 1.5 तो होते हैं मेरे ख्याल से, या तो 2 से ज्यादा, मुझे एग्जैक्ट इसका अभी याद बोल गया। वो तो एनटीएस वेबसाइट पर मेंशन होगा, वेबसाइट पे मेंशन, ये जो डिटेल्स है ये सारी वेबसाइट पे इजीली। दूसरी इसमें चीज ये है कि टोटल क्वेश्चंस 90 होते हैं लेकिन मार्क्स 100 होते हैं, ये आपने बताना है। अब अयान साहब अपनी इनपुट दे देंगे कि भाई वो 90 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स, वो बाकी 10 मार्क्स ना वो कहाँ पर फॉल करते हैं? क्या किसी सेक्शन की वेटेज ज्यादा होती है, किसी की 1.5 होती है, उसका मैथ की 1.25 हो, और एनालिटिकल भी 1.25 हो, या एनालिटिकल 1.5 हो, तब जाके 100 मार्क्स बनते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर ये कह रहे होते हैं कि जी 90 नंबरों में से इतने नंबर मेरे आए हैं, लेकिन वो 90 नंबर नहीं होते, मार्क्स 100 ही होते हैं। मार्क्स 100 ही होते हैं। एमसीक्यूज 90 होंगे, मार्क्स 100 हो गए। पहली बार तो मैं भी उसका नेट देने गया था, मैं कंफ्यूज हो गया था कि मेरी बुकलेट गलत प्रिंट ना हो गई हो, इसमें 90 एमसीक्यूज हैं, होने तो 100 चाहिए थे। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि असल में जो वेटेज होती है ना एनालिटिकल पोर्शन की ज्यादा होती है, तभी मैं उस पर बार बार जोर दे रहा हूँ कि एनालिटिकल को एंड में करना है और उसी की तैयारी करनी है। और डिफरेंस भी वही क्रिएट करता है, और डिफरेंस भी वही क्रिएट करता है असल बात जो है। क्योंकि जो बाकी पोर्शन है ना वो तो डूएबल है, वो कर लेता है बंदा। एनालिटिकल में प्रैक्टिस की जरूरत होती है थोड़ी, और मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग, जो एक आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होती है ना, वो अप्रोच उसमें करनी होती है। उसमें आईक्यू टेस्ट हो रहा है, आईक्यू वो एक्चुअली आईक्यू टेस्ट ही होता है। ठीक है। अच्छा, तो उसकी वेटेज क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं, और वो 1.5 का एक एमसीक्यू होता है जिससे ना 100 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। वो 20 मार्क्स बना के 20 क्वेश्चन बना के 30 मार्क्स बन जाते हैं, ऐसे बन जाता है और फिर पूरा हो जाता है। तो एक ये जो है ना मिस्टेक आपने नहीं करनी कि आउट ऑफ 90 मार्क्स आपके नंबर आएंगे। दूसरा जो है अयान साहब, मुझे ये आप बताएं कि कुछ स्टूडेंट्स ना परसेंटाइल को देख रहे होते हैं कि हमारी इतनी परसेंटाइल होती है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो इतना मुझे पता है वो परसेंटाइल स्कोरिंग देखती है। परसेंटाइल आपको ये बताता है कि भाई अगर आपके परसेंटाइल 95 है, इसका मतलब है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 95 स्टूडेंट्स से बेहतर आपका रिजल्ट आया है। लेकिन वो कोई देती नहीं है मेरे ख्याल में परसेंटेज। परसेंटाइल का कोई ऐसा फायदा नहीं होता, वो खुश होने के लिए होता है, वो खुश होने के लिए होता है। एग्जैक्टली मेरा भी पहले उसमें 95 परसेंटाइल बन गया, तो मैं तो बाकी देखा ये तो मेरा हो गया टेस्ट, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी, 73 नंबर पे। परसेंटाइल जो होता है ना वो बस ये बताता है कि आपका जो स्कोर है बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में कितना ऊपर है। मतलब अगर मान लें 95 परसेंटाइल आ गया तो 95% बच्चे नीचे और आप ऊपर, वो एक तरह से खुशी होती है कि यार 95% कंपैरिजन शो कर रहा था कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी जब आपका कैलकुलेट करती है ना, वो आपका वो सिर्फ एनटीएस की बेस पे नहीं होता,
वो आपका ओवरऑल उसकी मेरिट मार्क्स होते हैं वो आपका फर्स्ट ईयर का भी लेंगे मार्क्स और फिर उसका भी लेंगे, ठीक है। तो जो एनटीएस के जो आपको जब स्लिप आएगी ना, जब आपका जो रिजल्ट कार्ड आएगा, तो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आपको बता सके कि आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ, या हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये जो आपको चीज बताएगी ना, वो आपको बताएगी यूनिवर्सिटी का जो एग्रीगेट कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया है। हाँ, सबका अलग अलग होता है। जी बाकी आप सबको कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा पिछली मेरिट लिस्ट डाला कि हाँ भी हो सकता है, नहीं होता है। वरना ऐसे भी होता है कि कुछ के बहुत हाई नंबर भी आ जाए ना, उनका नहीं हो सकता। 97 भी आ जाए तो नहीं हो सकता। 97 मार्क्स अगर आ जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके एफएससी में इतने मार्क्स नहीं होते। हाँ, नहीं, वो ऑब्वियस बात है, क्योंकि अभी आपका फास्ट में इतना अच्छा आपका एफएससी का स्कोर था, 92% था मेरे ख्याल में। जी 92%। और मैट्रिक में कितनी परसेंटेज थी? मैट्रिक में 96%। माशाल्लाह, आपको बहुत अमेजिंग परसेंटेज है। तो मैट्रिक में फास्ट का 10% होता है, एफएससी का 40% होता है, 50% एनटीएस का होता है। लेकिन 2025 में एनटीएस का मेरिट काफी शूट किया था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स ना। तो एक तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि फास्ट में अप्लाई करना है, तो अगले साल अगर एनटीएस में आपका 90 के करीब मार्क्स हैं, एफएससी में भी इतने हैं, और टोटल मिला के 90 अबव एग्रीगेट बने, फिर आप अप्लाई कीजिएगा अगले साल। ये फास्ट के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी कॉमसेट भी लेती है एनटीएस, बाकी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी भी ले होती है, कायदा यूनिवर्सिटी ले होती है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और भी काफी यूनिवर्सिटीज है ना, वो आप देख सकते हैं लिस्ट पर। यहाँ साहब कोई और पॉइंट है आपके माइंड में, ये कब सूटेबल टाइम है, कौन सा एनटीएस देना चाहिए? और क्योंकि फीस भी बढ़ती जा रही है ना, फीस तो बाकी और कैंडिडेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो फीस के साथ बढ़ाएंगे ना। हाँ, इन्होंने टाइम मैनेजमेंट की बात कर दी कि सबसे पहले इंग्लिश करें, फिर क्वांटिटेटिव करें, या कोई और सब्जेक्ट, और सबसे एंड पर आप जो है ना वो एनालिटिकल मतलब इसका जो क्रक्स ये है कि आपको जो पोर्शन आता है ना आप वो करो, एनालिटिकल आपने एंड में करना है, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, एनालिटिकल को आपने पहले ही छेड़ना। और कौन सा देना चाहिए सबसे पहले, कहाँ स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा, स्टार्ट का ये है कि आपकी जब सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया तब आपको पता चल जाएगा भाई एनटीएस नेट भी एक चीज होती है, और हर महीने होता है। और ये बड़ा यहाँ पर पॉइंट मैं थोड़ा काट रहा हूँ आपको, सॉरी, कि सेकंड में पता जाता है ना, कुछ लोग कहते हैं सेकंड ईयर करने के बाद हम यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे। भाई जो ही आप फर्स्ट ईयर पेपर देते हो ना, मई जून में या अप्रैल में जब भी हो रहे होते हैं, तो उसके बाद आप सोचना शुरू करते हैं कि मैंने किस यूनिवर्सिटी अप्लाई करना। बाकी बिल्कुल सही, ये गलती भी करते हैं, बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं। जब आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दे दिए ना, तो जो आपका पेपर का रिजल्ट आ गया, आपको उसकी बेस पे एडमिशन होना है, सेकंड ईयर के बेस पे नहीं होगा। वो मार्क्स उसके मैटर नहीं करते, अनलेस अनटिल आपने कोई लाइक गैप ईयर लेना, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जनरल लोग नहीं लेते, जनरल नहीं लेते लोग। तो आपके फर्स्ट ईयर के बेस पे एडमिशन होगा, तो तभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और किस तौर पे जाना है। फिर उसका निकालें, वेबसाइट से रिसर्च करें कि इसका क्या क्राइटेरिया है, आपने जिस प्रोग्राम में जाना है वो ऑफर करती भी है कि नहीं करती है। वहाँ पे एनटीएस के थ्रू जाते हैं, वहाँ पे सैट के थ्रू जाते हैं, वहाँ पे कौन से टेस्ट के थ्रू जाते हैं। सही बात है। तो इसके बारे में रिसर्च। अच्छा, एनटीएस का जो सीन है वो ये है कि मुझे ऐसा पता चला था, तो मैंने अप्लाई कर दिया कि एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई किस टाइप का टेस्ट होता है। हाँ जी। तो वो थोड़ी बहुत मैंने तैयारी की थी, बोले निगलिजिबल अमाउंट ऑफ तैयारी के साथ मैंने उसको दे दिया था। सही। तो आपके जो एक मेन एनटीएस से पहले आप एटलीस्ट 2 एनटीएस दें, जिससे आपको आइडिया हो जाता। कुछ बच्चों का पहली बार भी निकल जाता है, कुछ होते हैं ऐसे, कुछ बार इजी आ जाता है। तो मतलब आप अपने फर्स्ट ईयर में जब लाइक अब मैंने 2025 में मेरा एडमिशन हुआ है, तो 2024 में यानी दिसंबर से पहले टेस्ट देना शुरू कर दिया। दिसंबर में तो नस्ट का भी आ रहा होता टेस्ट, तो वो भी बच्चे दे रहे हैं। सेकंड सिलेबस भी बंदा कर ले, सेकंड का सिलेबस बंदा कर ले, जल्दी मुकाए उसको। वो कॉलेज आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, वो उसको ना देखे। हाँ, सही है। उसने एमसीक्यूज ही करना है ना, उसमें लंबे चौड़े सब्जेक्टिव थोड़ी आएंगे ना, वो एमसीक्यूज के लिए वो उसको पढ़ ले। ऐसे एनईटी की तैयारी में भी एनईटी की तैयारी में बहुत सी यूनिवर्सिटीज कवर हो जाती है। एनईटी बहुत अच्छा, इंग्लिश भी हो जाएगी, इंग्लिश भी कवर हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश तो बहुत हाई लेवल होती है। जी जी। तो ये अच्छा आइडिया इनका है। वैसे तो आपके पास उसके बाद भी टाइम है, क्योंकि घर में नहीं हो रहा होता है, लेकिन एक दफा दे दे, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं कहाँ पर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम दें तो ये नहीं कि हर महीने देना शुरू कर दें, फिर पैसा भी लगने पड़ेगी और लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हाँ, जैसे मैंने बताया कि लाइक बगैर तैयारी के दे दिया। वो तो बगैर तैयारी के मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मुझे एंड टाइम पे पता चला था कि यार मेरे दोस्त जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था एनटीएस में अप्लाई किया, वो उस दिन लास्ट डेट भी थी। तो मैंने कहा चलते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। मैंने फिर उस पर अप्लाई करके दे दिया, तो फिर उसमें थोड़ा आइडिया हो गया, हाँ ये भी चीज़ है। अब वो मेरे तरफ मिस्टेक थी, तो मैं उस पर आपको बता रहा हूँ कि भाई उसमें मेरी गलती से आप सीखें कि ऐसे नहीं करना, आपने थोड़ा प्रॉपर तैयारी करके उसको प्रॉपर देख कर उसको टेस्ट देना है। ठीक है, फिर जिस मंथ में आपको लगता है सूटेबल है आप उस मंथ में टेस्ट दें, और इंशाल्लाह पहली बारी में हो जाएगा। इजी टेस्ट होता है जी। फिर भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अयान भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने टेस्ट बताई। नॉर्मली लोग नहीं बता रहे होते कि मेरा नंबर एनटीएस में क्यों आते हैं, इतने अच्छे क्यों आए हैं, क्या तरीका उन्होंने अप्लाई किया। इन्होंने सारे रिसोर्सेज भी बता दिए आपको कि इनसे तैयारी करें और इनको दुआ दें। फास्ट में माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ नासिर।